Hello students, this is video number 11 of Center of Mass and the second video on Spring Block Systems. इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो कंसिडर किया था वो उसका इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, उस पे कोई नेट फोर्स लग नहीं रही थी और अगर उस पे नेट फोर्स नहीं लग रही थी, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अगर उस पे नेट फोर्स नहीं लग रही थी तो इसका मतलब ड्यूरिंग द होल प्रोसेस उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहा, रेस्ट पे रहा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। स्टार्टिंग में भी वो रेस्ट पे था, इनिशियली भी वो रेस्ट पे था, फाइनली भी वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। लेकिन अब जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं इसके अंदर, उसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो मूविंग है, वो एक वेलोसिटी के साथ चल रहा है और वेलोसिटी के साथ चलने के कारण उसकी एनालिसिस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है करने में। हम उसको एक एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। उसको दो मेथड से अंडरस्टैंड करेंगे। पहले देखेंगे एक नॉर्मल मेथड जिसको उसके प्रोसेस को समझें कि सेंटर ऑफ मास जो चल रहा है उसको कैसे एनालाइज किया जाए, उसको समझेंगे। और उसके बाद लेटर ऑन हम बात करेंगे एक सिंपल मेथड पे जिससे इस चीज़ को काफ़ी सिंपली हैंडल किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, इस पे ज़रा ध्यान से देखना। पहले आप डायग्राम पे ध्यान दो। दो मासेस हैं, एक m और एक 2m। उसके बीच में एक स्प्रिंग लगा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इस ब्लॉक को हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है v1। वेलोसिटी दी है इस बार, आप समझना, पिछली प्रॉब्लम के साथ रिलेट करना, वहां पे हमने वेलोसिटी नहीं दी थी। दिस इज इन एट द नेचुरल लेंथ, राइट नाउ इट इज एट द नेचुरल लेंथ, और हमने इसको यहाँ पे वेलोसिटी दी है v1। लेकिन जो मास m है वो रेस्ट पे है, लिखा हुआ है मैंने, रेस्ट पे है, और इसको वेलोसिटी हमने v1 दी है। इतनी बात इसकी पहले हमने अंडरस्टैंड करनी है। अब ये प्रोसेस चलेगा कैसे, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे। होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है तो ये स्प्रिंग खींचेगा तो इसके अंदर एक एफएसपी डेवलप होगी। ठीक है, एफएसपी डेवलप होगी, ये डायरेक्शंस होंगी उस एफएसपी की, टेंशन की तरह। जो एफएसपी की डायरेक्शन डेवलप हुई उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो फोर्स है जो यहां डेवलप हुई वो इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगी और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब हमने काइनेमैटिक्स में डिस्कस किया था। वहां पे यहां पे हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक ब्लॉक की वेलोसिटी कम होती जाएगी। हमने मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड करनी है। मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड करने का मतलब हुआ कि ये सबसे ज्यादा एलोंगेट किस पोजीशन पे करेगा। ठीक है, मतलब क्या सिचुएशन में ये मैक्सिमम एलोंगेट करेगा। ठीक है, और उस मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले एलोंगेट करने वाला है और एलोंगेट करने के बाद ये फिर से दोबारा वापस आने वाला है किस पोजीशन में, L0 पोजीशन में। अगर आपको पिछला प्रॉब्लम हमने की थी, मैंने आपको उसके अंदर बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि वहां पे दोनों ब्लॉक्स ऑसिलेटरी मोशन कर रहे थे लेकिन एक ही जगह खड़े होके, यानी कि उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहा। इस प्रॉब्लम में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं रहने वाला, ये आगे मूव कर रहा है। 2m जो है वो वेलोसिटी v1 के साथ स्टार्ट हुआ लेकिन उसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज कर रही है। मैं उसकी v1 वेलोसिटी को 10 मान लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग, आपको समझाने के लिए। तो अगर 2m की वेलोसिटी 10 थी स्टार्टिंग में, लेकिन एफएसपी जब डेवलप होगी, जब स्प्रिंग खींचेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, 10, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो आपका m मास है, दूसरा मास जो रेस्ट पे था, वो अब खींच रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। आप फोर्स की डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो तो वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर अपोजिट हो तो वेलोसिटी कम होती है। इसलिए v1 कम होगा लेकिन ये रेस्ट वाला जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी एंड द सिचुएशन विल कम। होगा क्या, अभी ये दोनों खींच रहे हैं, अभी ये स्प्रिंग खींच रहा है और स्प्रिंग खींचेगा कब तक। देखो अभी आप देखो, जो फर्स्ट वाला है उसकी वेलोसिटी कितनी, 10, सेकंड वाले की वेलोसिटी कितनी, 0, फिर अब उसकी वेलोसिटी होगी 9, लेकिन आगे तो बढ़ रहा है ना। सेकंड पीछे वाले की वेलोसिटी क्या है, 1। डिफरेंस कितना है वेलोसिटीज में उनकी दोनों की, एक की वेलोसिटी होगी 9 और एक की 1, तो डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना आया, 8।
तो डिफरेंस इन वेलोसिटी 8 आया, तो दैट मीन्स कि अभी भी उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ रहा है, अभी भी उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ रहा है। सेपरेशन का बढ़ना मतलब अभी भी स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है। फिर अब वेलोसिटी हो गई 2m मास की 8, उसकी वेलोसिटी हो गई 2, डिफरेंस आ गया 6। वेलोसिटी अल्टीमेटली उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, उन दोनों के वेलोसिटीज का गैप जो है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ये बताती है कि उन दोनों के बीच का सेपरेशन की क्या हालत है, उनका उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ उन दोनों के बीच का गैप। तो उन दोनों के बीच का गैप जो है वो अभी भी बढ़ रहा है जब तक उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। जब तक उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती तब तक उन दोनों के बीच बढ़ने का जो उन दोनों के बीच का गैप है वो बढ़ता जा रहा है। स्प्रिंग अभी भी इलोंगेट हो रहा है। हाँ, लेकिन इतनी बात हम सब लोगों को समझ आ रही है कि रिलेटिव वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और डिक्रीज होने के कारण जो इलोंगेट होने की स्पीड होगी, जो एलोंगेट होने की रेट होगा, वो कम होता जा रहा है। इस एक एक बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करो प्लीज़, जो मैंने बताया। लेकिन मैंने काइनेमेटिक्स में भी ये बातें आपके साथ की हुई हैं, आज आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो, वहाँ पे हम ऐसे रैंडम मानते थे कि दो बॉडीज़ हैं, उसकी एक्सेलरेशन इतनी है, उसका वेलोसिटी इतनी है, लेकिन वहाँ पे हम प्रैक्टिकल केस नहीं ले रहे थे। यहाँ पे प्रैक्टिकली दिख रहा है हमें कि एक्सेलरेशन एक को बढ़ा रही है और एक को क्या कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, और जब इन दोनों की वेलोसिटीज़ का गैप हो जाएगा ज़ीरो, आपका स्प्रिंग कुछ एलोंगेट हो गया। अब इसके आगे होगा क्या, इसके आगे ये समझने वाली बात है कि अभी समझने वाली बात ये है कि अब हुआ क्या कि 2m की वेलोसिटी जो हो गई वो होगी जीरो। 2m की जो वेलोसिटी है, देखो जीरो नहीं, जीरो से पहले हम बात करते हैं कि मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई 5। जब इसकी वेलोसिटी 5 होगी तो इसकी वेलोसिटी भी मान लो कितनी होगी, 5। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी दोनों के बीच में, जीरो। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अभी तक स्प्रिंग खींच रहा था, जब से रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ कि अब उन दोनों के बीच का गैप नहीं बढ़ रहा है। अब होगा क्या, ये हो गया 6, 5 के बाद ये कितना हो गया 6, और ये हो जाएगा 4। ये तो डिक्रीज कर रहा है अभी भी। ठीक है, ये अभी भी डिक्रीज कर रहा था जब तक एलोंगेशन हो रही थी। ठीक है, अब ये क्या हो गया 6, और ये क्या हो गया 4। जब ये 6 होगा और ये 4 होगा, इसका मतलब ये अब आगे बढ़ रहा है और ये बेचारा लैग कर रहा है। इसका मतलब अब कंप्रेशन स्टार्ट होगा। अब दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास आ रही हैं। अब दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये निकल रहा है आगे। अब ये निकल रहा है आगे, इसकी स्पीड बढ़ गई। पहले ये पीछे पीछे ये छूट रहा था और ये आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुई पहले, और उसके बाद जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हुई, आप ऐसे बोल लो, और उसके बाद जब m की वेलोसिटी बढ़ी, तो ये वेलोसिटी क्या होगा, ये वाला ब्लॉक जो है ये अब डिस्टेंस कम करने की कोशिश करेगा। अब समझ लो आपकी ये, इसको रेस्ट पे मान लो, इसको रेस्ट पे मान लो, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 1, तो क्या होगा, अब गैप कम होने की कोशिश करेगा। अब गैप कम होने की कोशिश करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। वेलोसिटीज़ की कहानी अब आपको समझ आनी चाहिए, और जितना मैं अंडरस्टैंड करवा पा रहा हूँ आपको, उसमें इसको हिसाब से ये बना कि अब अल्टीमेटली हुआ क्या। ये देखो, ये जितना एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ना, तो मैंने आपको एक मेथड सिखाना है नेक्स्ट वाला, जिसके अंदर हमने इस सब चीज़ को बड़ा सिंपल कर देना है। लेकिन अभी मेरे को ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है, आपने ये समझना है। देखो, अब ये तो आ गई एक चीज़। इसमें पता क्या हो रहा है, इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन भी हो रही है और आगे भी बढ़ रहा है। ये बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने कि स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेट, पिछले वाले प्रॉब्लम में जो हमने पिछली वीडियो में प्रॉब्लम की, उसके अंदर जो ब्लॉक्स थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे, ऑसिलेट कर रहे थे अपनी जगह। यहाँ ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया कैसे ऑसिलेट कर रहे थे। इस जैसे एम को देखो, एम क्या कर रहा था, सिर्फ एम को देखो पिछली प्रॉब्लम में, बस ये बार बार ये हो रहा था, क्योंकि स्मूथ सरफेस है ये, इसकी कोई ये कम भी नहीं होगा। बस मान लो ये 1 मीटर यहाँ जाता था, 1 मीटर यहाँ आता था, तो ये चलता रहेगा, फॉर एवर चलता रहेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस लिया है हमने, ये भी और ये भी। इसके साथ भी सेम हो रहा था पिछली प्रॉब्लम में। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रॉब्लम में ऑसिलेशन हो रही है, देखो ऐसे हो रही, लेकिन आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, ऑसिलेट भी करते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। एक ही ब्लॉक की बात कर रहा हूं, दूसरा भी उसके साथ साथ आगे चल रहा है। ठीक है, ऑसिलेट भी कर रहे हैं और ट्रांसलेशनल मोशन भी है, ऑसिलेटरी मोशन भी है, ट्रांसलेटरी मोशन भी है।
ये आपने इस बात को समझा और हमें ये पता चल लगाना है कि मैक्सिमम एलोंगेशन कितनी होगी। मैक्सिमम एलोंगेशन तब होगी व्हेन देयर वेलोसिटीज बिकम इक्वल, क्योंकि जब इक्वल होने के बाद देखो पहले इसकी वेलोसिटी क्या है v1, तो ये क्या हो गई, मैंने आपको बोला ये ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो, सॉरी जीरो नहीं, जब इसकी वेलोसिटी इस और इसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी दोनों मासेस की, तो ये दोनों के बीच के अंदर एक गैप जो क्रिएट हुआ अब वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। अब वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा क्योंकि अब एम आगे, आप दो गाड़ियों को भी लेके चल सकते हो, समझ रहे हो आप इस बात को। दोनों पहले एक आगे वाली गाड़ी की स्पीड जो थी वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, पीछे वाली गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ रही है, और उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम गैप आएगा वो तब आएगा, उन दोनों के बीच के अंदर उनके अंदर जो मैक्सिमम गैप आएगा वो तब आएगा जब उन दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इक्वल। लेकिन लेटर ऑन जिस समय आपकी पीछे वाली गाड़ी जो आगे वाली गाड़ी की स्पीड कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है ना, तो आगे वाली गाड़ी की जब स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी इन कंपैरिजन टू पीछे वाली गाड़ी, तो उनके बीच का डिस्टेंस फिर से कम होना शुरू हो जाएगा, और इसलिए मैक्सिमम एलोंगेशन तब आएगी जब जब दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस बात को हमने समझ लिया, और मैंने आपको और क्या बताया कि ये मोशन किस तरह किया, इसको कंपैरिजन कैसे किया सेंटर ऑफ मास के रेस्ट के साथ। इसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है, इतनी बात हमने समझनी है। लेकिन वहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो था वो रेस्ट पे था, ठीक है, वहाँ पे रेस्ट पे था, इसलिए सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन थी, बस एक दूसरे के एक पॉइंट के अराउंड वो घूमते जा रहे थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे थे इसमें ये। लेकिन हाँ, जब ये आगे बढ़ रहे हैं, ये भी याद रखना इस प्रॉब्लम के अंदर, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, जब ये आगे बढ़ रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ है, यहाँ पे जो है वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपका पिछले वाला केस था उसके अंदर वो बिल्कुल रेस्ट पे थे, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है ये, मतलब इसमें सिर्फ क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। समझने वाली बात एक और, आप बोलोगे आपको कैसे मालूम कि ये इस पे है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जीरो है। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब हुआ VCOM जो है वो कांस्टेंट है। VCOM जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब यही है कि भाई ये आगे तो बढ़ रहे हैं, ऑसिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीछे वाले केस में क्या था, वहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो थी, वहाँ पे लेकिन VCOM क्या था, जीरो था, और वो भी कांस्टेंट रहा। मतलब उसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे जो था वो रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे रहा। यहाँ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पहले ही तुमने उसको V1 वेलोसिटी दे दी हुई है, तो वो आगे बढ़ रहा था, तो वो आगे बढ़ता रहेगा। अब मैक्सिमम एलोंगेशन आपने कैलकुलेट करनी है, यानी एक्स मैक्स कैलकुलेट करना है, एक्स मैक्स कैलकुलेट करना है और एक्स मैक्स कैलकुलेट करना है, और साथ में आपने करना है क्या कि दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होंगी जब जब आपका ये आएगा, एस मैक्स आपने कैलकुलेट करना है, और जब आपकी मैक्सिमम एलोंगेशन होगी उस समय इसकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी। इतना हमने पता लगा लिया कि दोनों की वेलोसिटीज़ इक्वल होंगी, ये आपने इस बात को समझ लेना है, ठीक है। और मैं कैसे करूँगा इसको, एज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हेयर इज़ ज़ीरो, पहला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाइड ज़ीरो है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बनेगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इनिशियल मोमेंटम ये था, 2m मास की वेलोसिटी कितनी थी, v1। 2m मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v1, इसलिए 2m इंटू v1 प्लस m इंटू ज़ीरो, क्योंकि जो दूसरा मास आपका m वाला है उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो, क्योंकि वो रेस्ट पे लिया था, इक्वल टू अब 2m कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, v के साथ, और दूसरा आपका दूसरा मास भी कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, v के साथ, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिला, किसका, m कैंसिल होते दिखाई दे रहे हैं मुझे सारे, और v1 किसके बराबर दिखाई दिया, v1 इक्वल टू नज़र आया मुझे, या v निकाल लो v1 की टर्म्स में, v इक्वल टू नज़र आया, v इक्वल टू m कैंसिल हो गया, 3 है ना, तो 2/3, तो 2/3 v1, 2/3 v1 आपका कौन आया, v की वैल्यू। मतलब ये हमने वो वैल्यू निकाल ली, 2/3 v1 हमने वो वैल्यू निकाल ली जिस समय 2/3 v1 हमने वो वैल्यू निकाल ली जिस समय इसकी मैक्सिमम एलोंगेशन होगी। जिस समय मैक्सिमम एलोंगेशन होगी उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2/3 v1, दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, 2/3 v1। इस बात को आपने समझ लिया। अब एक्स मैक्स कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको मालूम है कि दीज ब्लॉक्स हैव बीन केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, देयरफॉर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ज़ीरो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। तो देन एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो डायरेक्ट, EI इज इक्वल टू EF। EI इज इक्वल टू EF तभी लग सकता है जब आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन आर नॉट प्रेजेंट हेयर एंड एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो एबसेंट हेयर, दैट इज वाई EI इज इक्वल टू EF लगाओ। स्टार्टिंग में मैं आपको लिख रहा हूँ इसकी इनिशियल
इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टोटल एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी क्या थी पहले आप बताओ। कोई इसके अंदर जब स्टार्टिंग में वो एल नॉट पोजीशन पे था, यानी कि नेचुरल लेंथ में था, तो नेचुरल लेंथ में था तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी दोनों के अंदर, इसलिए लेकिन काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर, तो इसलिए हमने लिखा 1/2 इंटू V1 स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। ठीक है, इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ 2mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप हो गई है, हाफ k x मैक्स स्क्वेयर। अब V1 की जगह आप, नहीं V की जगह आप वैल्यू डाल दो, V की जगह क्या डालोगे, 2/3 निकाला था ना अभी, 2/3 V1, तो V की जगह 2/3 V1 डाल दो तो आपको x मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे निकाला, x मैक्स इक्वल टू निकाल लो, यहाँ से मैं लिख देता हूँ आंसर, आपको यही आंसर आएगा इसका। x मैक्स इक्वल टू आएगा √of 2m/3 के V0, ये इसकी वैल्यू आएगी। V0 नहीं V1 लिखा है हमने, V1। ठीक है, ये आंसर आ गया, ख़त्म। दिस इज़ द क्वेश्चन। मैक्सिमम एलोंगेशन भी निकाल ली और वो भी निकाल लिया। थैंक यू वेरी मच। इसको ये क्वेश्चन आपका हो गया। नहीं, अभी क्वेश्चन, अभी वीडियो है आपका बाकी, इसमें हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करेंगे। अब देखो, वही प्रॉब्लम ले रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम। इसको आपने कितनी वेलोसिटी के साथ आगे किया था मूव, V1 के साथ, ये रेस्ट पे था पहले। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ बना दिया। इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, आपको फॉर्मूला आता है निकालना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो। इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी, m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2, यही फॉर्मूला था, m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 2/3 V1। तो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2/3 V1। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। जैसे ही हमने 2/3 V1 फाइंड किया, तो अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि हम एक बंदे को, एक इमेजिनरी बंदा, एक ऑब्जर्वर, जिसको हम कहाँ बिठाने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर परमानेंट। जो बंदा सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया ना एक बार, आप समझना जरा प्लीज। अब जो ऑब्जर्वर है हमारा, वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठा है और वो देख के इन दो मासेस को देख रहा है। मैंने आपको बोला था, अब जो बंदा उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठेगा ना, उसको ये सिस्टम सिर्फ ऑसिलेट करता दिखाई देगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं दिखाई देगी। पिछली जो मैंने आपको पिछला मेथड बताया, वहां पे उसकी अंडरस्टैंडिंग में हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो ग्राउंड ऑब्जर्वर था, उसको ये जो बॉडी थी, ये जो सिस्टम था, वो ऑसिलेट करता भी दिखाई दे रहा था और ट्रांसलेशनल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी भी दिखाई दे रहा था। हमने उस समस्या को खत्म करने के लिए क्या कहा कि ऑब्जर्वर को बिठा दिया किसके ऊपर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। जब सेंटर ऑफ मास के ऊपर बिठाया तो उसको ये दोनों, चाहे वो आगे बढ़ रहा है कौन, ऑब्जर्वर, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों मासेस को सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन दिखाई दे रही है। देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन एज फार एज दैट ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास इज कंसर्न। जब वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो खुद भी चल रहा है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के साथ क्या हुई, जीरो। तो हम उसको जब इसके साथ बिठाएंगे तो हम दोनों की वेलोसिटीज, नई दोनों की वेलोसिटीज निकालेंगे। अब हमने सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे ले आए, अब हम सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे ले आए, तो इन दोनों की नई वेलोसिटीज हम लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई 2/3 V1। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालने चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसकी वेलोसिटी अभी क्या है, 0, तो 0 माइनस 2/3 V1 इक्वल टू माइनस, तो इसलिए ये इधर आ गई। मतलब सेंटर ऑफ मास को अब आपने रेस्ट पे मानना है, तो इसलिए फिर आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में जब लिखा तो ये कितना बना, 2/3 V1। ठीक है, और जब इसको लिखेंगे तो V1 माइनस, करते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी निकालते टाइम, क्या हमने इस मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, VMC का मतलब क्या हुआ, VM माइनस VC। VM कितना है यहाँ, V1 माइनस VC कितना है, 2/3 V1, तो कितना आ गया, वो आ गया 1/3 V1, 1/3 V1, 1/3 V1। तो ये
अब ये जो वेलोसिटीज आई, अब इसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास क्या है, ये उस ऑब्जर्वर को इन दोनों की वेलोसिटीज दिखाई दे रही हैं जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठा है। नाउ यू कैन कंसीडर द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन है, और जब इसके अंदर सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन होगी तो याद रखो मैक्सिमम एलोंगेशन में इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जब हम पहले पढ़ रहे थे ग्राउंड ऑब्जर्वर के केस में इन दोनों की वेलोसिटी क्या थी, इक्वल। जब इक्वल होती है तब मैक्सिमम एलोंगेशन होती है, लेकिन अब ये मैंने सिस्टम सिंपल कर दिया, अब ये बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 1 बन गई। अब प्रॉब्लम नंबर 1 में मैंने क्या बताया था आपको, प्रॉब्लम नंबर 1 में मैंने बताया था आपको जब वो रेस्ट पे था सेंटर ऑफ मास कि उसकी मैक्सिमम एलोंगेशन जब होती है, आपको बताया मैंने पहले भी, मैक्सिमम एलोंगेशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। मैक्सिमम एलोंगेशन में वेलोसिटी जीरो होती है। इसको आगे सॉल्व करेंगे अभी हम। अब देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बड़ा सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों की, अब जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगी तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसी फ्रेम में, अब सेंटर ऑफ मास के ऊपर ऑब्जर्वर बिठा दिया हमने, इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी बोलते हैं। सेकेंड मेथड है सेम प्रॉब्लम को करने का। ठीक है, तो हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं 1/2 mv², m/2 1/2 mv²। ठीक है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी तो थी ही नहीं कभी भी। अब उधर क्या है, फाइनल में क्या है, फाइनल में मैक्सिमम इलॉन्गेशन हो चुकी है, और ये जो वेलोसिटीज लिखी हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखी हैं। काइनेटिक एनर्जी हमेशा फ्रेम पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर आपका कहाँ बैठा है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ये आ गई। पोटेंशियल एनर्जी आ गई +0 +0। ये समझने वाली बात है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पे उनकी वेलोसिटीज क्या आएंगी, जीरो आएंगी। ये हमें पहले भी मालूम है, मैक्सिमम एलोंगेशन जब होती है तो स्प्रिंग की वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्प्रिंग मास सिस्टम की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन पीछे वाले मेथड में क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि पिछले वाले मेथड में हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे थे, ग्राउंड फ्रेम से तो उसकी ट्रांसलेशनल मोशन भी थी, हमने तो तब बोलना पड़ा कि जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होंगी, तो इसलिए ये मेन फ़ायदा हुआ सेंटर ऑफ फ्रेम में आने का कि आपका सीधा सीधा ये जीरो हो गया, और जीरो होने के कारण आपका एक ही इक्वेशन से आंसर आ गया, एक ही इक्वेशन से आंसर आ गया। एंड लेट मी टेल यू द आंसर विल बी द सेम वी गॉट फ्रॉम द प्रीवियस मेथड। इसको अच्छे से करके रखो, इसको अच्छे से करके रखो, यही आपका आंसर है। इसके ऊपर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लो, इसके ऊपर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लो। देखो अब आपने दूसरा मेथड लगाना ही नहीं, अब आपका मेथड ही यही होगा। आपको यहाँ पे वहाँ पे हमारे को 2 इक्वेशंस बनानी पड़ी थी, यहाँ पे हमारे को एक ही इक्वेशन बनानी पड़ी, और सिस्टम को अंडरस्टैंड करना भी इजी हो गया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, ये L0 पोजीशन में है गिवन। देखो क्या क्या है, देखो जल्दी जल्दी करते हैं, अच्छा आपको समझ आएगा, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये आपका आ गया L0 पोजीशन, इसको आपने वेलोसिटी दी हुई है कितनी, इसको वेलोसिटी दी है आपने 4v0 और इसको आपने वेलोसिटी दी हुई है 6v0। ठीक है, पिछली बार वो रेस्ट पे रखा था, इस बार रेस्ट पे नहीं रखा। ये आ गया m, और दूसरा आ गया आपका 4m, ये 4m। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, उसी के साथ का आपको बोला गया फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन एंड फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन एंड वेलोसिटीज एट मैक्सिमम एलोंगेशन, वेलोसिटीज एट मैक्सिमम एलोंगेशन। ठीक है जी, कर लेंगे। सबसे पहला काम देखो VCM निकालेंगे, सबसे पहला काम VCM निकालेंगे। VCM इक्वल टू m1, देखो डायरेक्शंस का ध्यान रखना होता है वेलोसिटीज की। ये लो, ठीक है, ये आंसर आ गया किसका, ये आ गया कितना, ये आ गया 6, ये आ गया 16, 10/5 2 आ गया आंसर। 2v0 इज़ द VCM, 2v0 की आ गई VCM की वैल्यू। जैसे 2v0 आई तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे एक वो बनाया सेंटर ऑफ मास, कहीं यहाँ पे होगा, जहाँ पे भी होगा आपको उसकी कोई पोजीशन थोड़ा निकालनी है, और वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया ना, पॉजिटिव आंसर आया तो इसी तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव आता तो उल्टा बनाना था।
टू वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है। अब हमने ऑब्जर्वर को कहाँ बिठा देना है, इसी के ऊपर, और उसके रिस्पेक्ट में दोनों मासिस को देखना है। तो दोनों मासिस को देखना है तो ये क्या बन जाएगा 8। मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छे से सीखो, आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी अब किसी भी हालत में आनी चाहिए। ये बन जाएगा 8v0, ठीक है, ये बन जाएगा 8v0, और ये बन जाएगा आपका जब जब सेंटर ऑफ मास को हम रेस्ट पे ले आएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2v0। बस अब सेंटर ऑफ मास को हमने क्या मान लिया, सेंटर ऑफ मास अब रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दीज टू, और उसको ये दोनों ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये 8v0 से चल रहा है और सिस्टम ऑसिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट्स इट। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अब रेस्ट पे आ गया, और सिर्फ उसको ये दोनों ब्लॉक्स इधर उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ऑसिलेशन। और मैक्सिमम उसमें इलॉन्गेशन में क्या इक्वेशन बनेगी आपको लिखनी आनी चाहिए। मैक्सिमम इलॉन्गेशन में क्या इक्वेशन बनेगी, देखो, 1/2 m, ये वो आपने वेलोसिटी वो लिखनी है जो सेंटर ऑफ मास वाले को दिखाई दे रही है, ऑब्जर्वर को, प्लस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऐसे बोल लो। आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ये बन गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी क्योंकि ये वेलोसिटीज उसकी तब हैं जब नेचुरल लेंथ पे है, इक्वल टू आपको मालूम है ये हाफ, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको एक्स मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ एम के और वी नॉट। तो एक्स मैक्स कितना आ जाएगा, लिख लो, एक्स मैक्स आ जाएगा √ऑफ 80m अपॉन के वी नॉट, ठीक है, 80m, ठीक है। और एक और चीज़, वेलोसिटीज़ भी पूछी थी ना, तो वेलोसिटीज़ वही होंगी उसकी क्या, जो क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उन दोनों की वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0, ठीक है। लेकिन अब जब अगर कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन में, यार वो तो सेंटर ऑफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कभी चेंज होती नहीं। कितना आंसर निकाला था आपने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का, 2v0, तो आंसर वही आएगा। ये उसका आंसर लिख दिया मैंने। वेलोसिटीज ऑफ मासेस एज मैक्सिमम इलॉन्गेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो 0 है। सेंटर ऑफ मास के हिसाब से तो उनके सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन है, तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी मैक्सिमम इलॉन्गेशन में। लेकिन एक्चुअली जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर बैठ के देख रहा है उसको तो वो ट्रांसलेशनल मोशन भी नजर आ रही है और ऑसिलेटरी मोशन भी नजर आ रही है। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन नजर आ रही है उस समय वो दोनों ब्लॉक्स मैक्सिमम इलॉन्गेशन में सेम वेलोसिटी के साथ चल रहे होंगे। वो कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहे होंगे, जितनी आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, दैट मीन्स 2v0। या आप सीधा बोल सकते हो कि अब आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपने निकाला था उसको निकाल लो उसके रिस्पेक्ट में, 0 + 2v0, 0 + 2v0 आंसर आएगा। तो ये वेलोसिटीज नजर आएंगी 2v0, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हुए। थैंक यू वेरी मच।